हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके जीवन का, मेरे जीवन का और हम सबके जीवन का। वो आधार है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ही वो है जो एक सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन पास करता है और एक तरीके से सेल कैसा बनेगा, कोई जीव कैसा बनेगा, कोई ऑर्गेनिज्म कैसा बनेगा, इसका डिसीजन न्यूक्लिक एसिड लेता है। न्यूक्लिक एसिड जितना छोटा है, स्मॉल है, पर उसके हिसाब से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है, क्योंकि उसी के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है जिससे पूरा लाइफ का स्ट्रक्चर बना है। और न्यूक्लिक एसिड से ही हम उस इंफॉर्मेशन को आगे पास करते हैं। बिल्कुल सही, हम आरएनए की बात कर रहे हैं। तो डीएनए, आरएनए, ये दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं जिनका आज हम डिस्कशन करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और थोड़ा सा उसका एक केमिकल बेस, मतलब एक बोलते हैं कि एक ऐसा आधार, रासायनिक आधार, केमिकल बेस उसका समझेंगे, ताकि आपको यह समझ में आ सके कि एग्जैक्टली न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह के बॉन्ड उनमें प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं आबंध उनमें प्रेजेंट है। तो इस तरह की आज बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड से दो जगह क्वेश्चन आते हैं। पहला आपके बायोमोलिक्यूल क्लास 11th में, और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो एक बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीजों को समझना पड़ेगा, एक प्रॉपर वे में लेकर जाना पड़ेगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल में, ठीक है, बायोमोलिक्यूल में न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे। तो सबसे पहला है व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड दो मॉलिक्यूल है, डीएनए आरएनए, डीएनए और आरएनए, इनको मिलाकर हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब एक साइंटिस्ट थे जो क्लास 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस में लिखा हुआ है, मिशर। मिशर ने क्या किया था, न्यूक्लियस से एक एसिडिक मटेरियल आइसोलेट किया था जिसे उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन। तो वहीं से कुछ वर्ड आ चुका है न्यूक्लिक एसिड। तो आपने ध्यान रखना है, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं डीएनए आरएनए, इनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनकी लोकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनकी लोकेशन। अगर मैं बात करता हूं एक प्रोकैरियोटिक सेल की, मान लो मेरे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। कैसा होता है बेटा? सर्कुलर होता है। पर वो होता किसमें है? साइटोप्लाज्म में। तो ये डीएनए हो गया। इस डीएनए से इंफॉर्मेशन आती है किसमें? आरएनए में। तो ये आरएनए जो है ना मेरा, ये मेरे पास किसमें हो गया? साइटोप्लाज्म में हो गया। तो अगर आप बात करें लोकेशन की, तो डीएनए मेरे पास साइटोप्लाज्म में है, प्रोकैरियोटिक सेल में, और मेरे पास आरएनए भी कहां पे है? साइटोप्लाज्म में। हम बात कर रहे हैं किसकी? एक ऐसी सेल की जिसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, जिसका उदाहरण एग्जांपल बैक्टीरिया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में आपको पता है एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस। तो डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है और वो ऐसा लीनियर होता है। लीनियर समझ में आता है? सीधा। सर्कुलर मतलब उसके एंड्स जुड़े हुए हैं। इस लीनियर डीएनए से मेरे पास आरएनए बनता है, और वो आरएनए कहां आ जाता है? यहां पर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए और आरएनए नाम के न्यूक्लिक एसिड साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, बिल्कुल 100% सही है। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए मेरे पास कहां मिलता है? न्यूक्लियस में, और आरएनए न्यूक्लियस में भी मिलता है और साइटोप्लाज्म में भी मिलता है, ठीक है। तो हम इसी चीज को आगे लेकर चलेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। पर आप याद रखें, न्यूक्लिक एसिड में हम दो चीजें रखते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? एक तरह का ऐसा मटेरियल है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। तो डीएनए में क्या प्रेजेंट है? जीन्स प्रेजेंट होती हैं। जीन्स प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? जेनेटिक मटेरियल। क्या नाम देते हैं? जेनेटिक मटेरियल। यस और नो? यस। तो हम नाम देते हैं जीनोम, जेनेटिक मटेरियल। क्यों? क्योंकि डीएनए में क्या प्रेजेंट होती है? जीन। आरएनए जो होता है बेटा, आरएनए की 3 टाइप होती है उसके फंक्शन के हिसाब से। एक होता है आरआरएनए, एक होता है एमआरएनए, और एक होता है टीआरएनए। ये आरआरएनए किसका पार्ट होता है? राइबोसोम का पार्ट होता है। यस और नो? बताइए। यस, यस सर। और एमआरएनए जो होता है ना बेटा, ये एक तरह का मैसेंजर आरएनए है। क्या है ये? मैसेंजर आरएनए है। और टीआरएनए को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। तो आपने बिल्कुल ध्यान से आपने समझा है कि हमारे पास
आरएनए जो है वो 3 तरह के हैं, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। इन आरएनए जो आरएनए मेरे पास हैं वो ये यहां पर होंगे, ठीक है। तो हमने यहां पर क्लियर कट बात की है। बात ये है कि डीएनए जिस पे जीन होती है, इंफॉर्मेशन होती है कि क्या बनाना है। डीएनए से हमारे पास आरएनए बनता है जिसका नाम होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। उसके अलावा 2 और आरएनए होते हैं, एक आरआरएनए जो राइबोसोम का पार्ट होता है और एक टीआरएनए जो अमीनो एसिड को लेकर आता है राइबोसोम के पास, ठीक है। तो ये हमने वो एस्पेक्ट बताया जो सेल चैप्टर में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ाया था। अब हम क्या करेंगे, न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर पे जाएंगे। मैंने आपको यहां पर 2 चीजें क्लियर समझाई। प्रोकैरियोट में न्यूक्लिक एसिड कहां मिलता है और यूकैरियोट में न्यूक्लिक एसिड कहां मिलता है। मैं आपसे एक सवाल छोड़ूंगा और वो सवाल का आंसर आप कमेंट में देंगे। क्या इसके अलावा कोई ऐसी ऑर्गेनल्स हैं जहां न्यूक्लिक एसिड मिलता है? यस, बिल्कुल है, आप बिल्कुल कमेंट में बताएंगे। तो आगे चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है सर। सर अभी तो आपने धागे जैसा कुछ बनाया था, इन्हें बिल्कुल बनाया था, देखते हैं कैसे। तो मेरे पास क्या होता है बेटा, मेरे पास क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड जो है वो मुझे ऐसे धागे जैसा दिखता है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो 2 है। एक मेरे पास डीएनए है। डीएनए नॉर्मली उसमें 2 धागे होते हैं, ऐसे 2 धागे होते हैं, 2 थ्रेड होते हैं ऐसे, इस तरीके से। और इन थ्रेड्स पे एक हम डायरेक्शन लिखते हैं। जैसे यहां पर 5 लिखते हैं तो इसके एंड पर यहां 3 लिखेंगे, यहां 5 लिखेंगे, ठीक है। यहां हम 5 लिखेंगे, ध्यान देंगे, यहां 3 है, यहां हम 5 लिखेंगे और यहां 3 लिखेंगे। तो ये 5 और 3 क्या है इसको भी समझेंगे, पर आपको ये समझना है कि ये डीएनए में 2 धागे हैं। धागे के लिए वर्ड यूज करते हैं स्ट्रैंड। अगर 2 धागे हैं तो क्या वर्ड यूज करोगे, डबल स्ट्रैंड। क्या यूज करोगे, डबल स्ट्रैंड। यस और नो। जब हम आरएनए को देखते हैं तो नॉर्मली आरएनए में एक सिंगल थ्रेड दिखता है। तो स्ट्रैंड किसके लिए वर्ड है, स्ट्रैंड किसके लिए, धागे के लिए। तो इसको आप क्या वर्ड यूज करोगे, सर सिंगल स्ट्रैंड। क्या शब्द लिख दिया हमने, सर सिंगल स्ट्रैंड लिख दिया। तो डीएनए को डबल स्ट्रैंड बोला, आरएनए को सिंगल स्ट्रैंड बोला। और ये दोनों जो है हमारे पास, डबल स्ट्रैंड और सिंगल स्ट्रैंड, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। मतलब डीएनए अलग होता है फंक्शन वाइज, आरएनए अलग होता है, लेकिन उनके फंक्शन में नहीं, उनके स्ट्रक्चर में समानता होती है। डीएनए आरएनए दोनों को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। दोनों के किस में फर्क है, स्ट्रक्चर में फर्क है, ठीक है। स्ट्रक्चर में फर्क है किसको लेके, स्ट्रैंड को लेके, पर बहुत सारी समानता भी होती है। फंक्शन इन दोनों का अलग होता है, ठीक है। क्लियर है, बताइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम ये देखेंगे कि बोथ डीएनए एंड आरएनए इज मेड अप ऑफ, किसका बना भाई, मेड अप ऑफ चेन। ये जो स्ट्रैंड है इसको हम क्या बोल रहे हैं, चेन बोल रहे हैं। एक तरह की चेन है। चेन क्या होती है, किसी चीज से बनती है, उस चेन का नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है वही एक स्ट्रैंड होती है। तो मैंने यहां पर एक बात समझी कि यार डीएनए में 2 धागे हैं, आरएनए में 1 धागे हैं। इस एक थ्रेड को स्ट्रैंड बोलते हैं। तो डीएनए में डबल स्ट्रैंड, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड। कुछ बच्चे पूछेंगे क्या सर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, वायरस में होता है? क्या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, वायरस में होता है? पर किसी नॉर्मल सेल या कोशिका में डीएनए डबल स्ट्रैंड मिलता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड मिलता है। अब हमने यहां पर यह बात कही है कि स्ट्रैंड शब्द का मतलब है, स्ट्रैंड शब्द का मतलब है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई चेन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, स्ट्रैंड बोलते हैं। यस यस। तो हमने बोला है कि उसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रैंड बोल देते हैं। अब हम यहां पर क्या देखेंगे कि यार ये पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, न्यूक्लियोटाइड। तो इसका मतलब जो स्ट्रैंड है ना वो काफी सारे न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ, ऐसे ऐसे। अब देखो ये सारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ये सारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ये सारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या बोलेंगे, चेन बोलेंगे। ये समझ में आ रही है?
तो न्यूक्लियोटाइड की जो चेन है उसको हम नाम देंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, डीएनए आरएनए दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं। ये दोनों किसके बने हैं, स्ट्रैंड के। स्ट्रैंड का मतलब होता है एक प्रकार की चेन, उस चेन में न्यूक्लियोटाइड रिपीट होते हैं, इसलिए उस चेन को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब यहां से हम आगे जाएंगे, क्योंकि मुझे ये पता चल गया है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से क्या बन रहा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है। अब हम यहां से आगे जाएंगे और ये समझेंगे कि यार न्यूक्लियोटाइड का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जब तक आपको एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता चलेगा, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता चलेगा, आप चेन के बारे में कैसे बता सकते हो। ठीक है, स्टार्ट कर लें। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 स्लाइड में यही बात करी है, तो अगला हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पहली स्टेटमेंट डीएनए आरएनए को लेकर हम लिख सकते हैं, डीएनए एंड आरएनए ये दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड थे, बोथ मेड अप ऑफ किसके बने हैं, न्यूक्लियोटाइड के। ये दोनों किसके बने हैं, न्यूक्लियोटाइड के बने हैं। तो डीएनए आरएनए ये दोनों किसके बने हैं, न्यूक्लियोटाइड के बने हैं। यस और नो बताइए, ये दोनों किसके बने हैं, न्यूक्लियोटाइड के बने हैं। यस। अब जरा देखें, बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड जो है बेटा, उसमें 3 कंपोनेंट है। न्यूक्लियोटाइड में मेरे पास 3 कंपोनेंट है। 3 कंपोनेंट मतलब न्यूक्लियोटाइड खुद 3 चीजों का बना है। एक, उसमें मान लो ऐसे शुगर है, एक मेरे पास उसमें क्या है, शुगर। शुगर क्या होती है बेटा, स्वीट इन टेस्ट। ये शुगर कैसी शुगर होगी सर, 5 कार्बन की शुगर है। ठीक है, एक इसमें शुगर होती है और वो शुगर रिंग की फॉर्म में है। शुगर के साथ यहां पर इस पे जुड़ा हुआ है नाइट्रोजिनस बेस, मतलब एक ऐसा रिंग कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन है, इसलिए इसको नाम देते हैं नाइट्रोजिनस बेस। और यहां पर मेरे पास क्या जुड़ी हुई है, फॉस्फेट। क्या जुड़ा है, फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हैं। तो आपको यह समझ में आ गया कि इसमें 3 कंपोनेंट है। पहली कंपोनेंट है शुगर, दूसरी कंपोनेंट है मेरे पास क्या, नाइट्रोजिनस बेस। दूसरी कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है। तीसरी कंपोनेंट मेरे पास क्या है बेटा, फॉस्फेट है। तीसरा कंपोनेंट मेरे पास क्या है, फॉस्फेट है। ये 3 कंपोनेंट मेरे पास किस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट है। ठीक है, डन है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, शुगर का स्ट्रक्चर बताओ। कितने लोगों ने ध्यान से सुने। ठीक है बेटा, तो 3 कंपोनेंट है हमारे पास, शुगर है, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट है। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट है। थोड़ा ये अजीब लग रहा है कुछ बच्चों को, ठीक है, पर मुझे नहीं लगता, मुझे जनरली फर्क नहीं पड़ता मैं कैसे पढ़ाता हूँ, किन कपड़ों में पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है नॉलेज जो आप तक सही तरीके से पहुंच सके, बस। ठीक है, तो शुगर, नाइट्रोजिनस और फॉस्फेट, ये 3 कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर शुगर की बात करें, मुझे बताओ जरा, आपने शुगर के बारे में कुछ सुना है? हाँ सर, शुगर मैंने सुनी है, ग्लूकोज होती है जो 6 कार्बन की होती है। फ्रक्टोज आपने सुनी होगी, कितने कार्बन की होती है, 6 कार्बन की होती है। जो डीएनए आरएनए में शुगर होती है ना, वो 5 कार्बन की होती है। तो शुगर जो 5 कार्बन की है ना, उसको अपने पेंटोज बोलते हैं। और वो जो पेंटोज होती है वो रिंग में होती है, इस तरह की रिंग बनती है, ऐसी रिंग बनती है, देखिए ऐसी रिंग बनती है, ऐसी रिंग जिसमें रिंग के अंदर 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन हो, इस रिंग को कहते हैं फ्यूरान रिंग। तो ये वाली रिंग बनती है, ये वाली रिंग होती है। तो मेरे पास 2 तरह की शुगर मिलती है, एक शुगर डीएनए में मिलती है और एक अलग तरह की मेरे पास आरएनए में मिलती है। अलग क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए डीएनए वाली जो होती है ना शुगर, उसमें यहां पर होता है CH2OH, फिर यहां H लिखते हैं, HOH, यहां HOH और यहां ऊपर OH और ये H। सर ये डीएनए की नहीं, आरएनए की। नंबर डाल देते हैं, यहां 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो ये जो सेकंड कार्बन है ना,
ये जो सेकंड कार्बन है, ये जो सेकंड कार्बन है, यस, ये सेकंड कार्बन है, ठीक है, यहां पर ये सेकंड कार्बन है, यहां पर OH प्रेजेंट होता है आरएनए वाली शुगर में। तो जो शुगर आरएनए में मिलती है वो होती है राइबोस। अच्छा, 5 कार्बन की शुगर का फॉर्मूला कैसे लिखते हो आप? C5H10O5, ऐसे ही लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना भाई, ठीक है। तो अब देखो जरा फर्क क्या है, यहां CH2OH आएगा जैसा कि यहां पर आया, ठीक है, यहां H है, यहां H है, यहां H है, इधर OH है, इधर ऊपर OH है, H है, अभी तक बिल्कुल सेम है। यहां फर्क आ जाता है, यहां H आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है? 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो यहां आ जाएगा C5H10 और यहां पर आ जाएगा O4। यस, एक ऑक्सीजन कम है। अगर आप यहां देखें इस सेकंड पोजीशन पर, यहां पर OH प्रेजेंट है और यहां पर H है, एक ऑक्सीजन कम है। तो इसको हम नाम देते हैं, एक ऑक्सीजन का कम होने को कहते हैं डीऑक्सी, फिर राइबोस। तो आपको यह समझ में आना पड़ेगा कि डीएनए में ये कौन सी वाली शुगर होती है प्रेजेंट इन डीएनए, इसका क्या नाम है सर? इसका नाम है डीऑक्सी। यहां पर देखो, यहां पर H है, एक ऑक्सीजन कम है, यहां पर OH है, यहां पर, तो यहां पर ऑक्सीजन है, तो C5H10O5, यहां एक ऑक्सीजन कम है, देखो C5H10O4, तो इसे कहेंगे डीऑक्सीराइबोस। तो सबसे पहला कंपोनेंट हो गया न्यूक्लियोटाइड का शुगर जो मैंने बना दी, ठीक है। अब अगला कंपोनेंट क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस, अगले कंपोनेंट को बताने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि ये जो 3 कंपोनेंट हैं, इसमें से 2 के अंदर रिंग प्रेजेंट होती है, कार्बन की रिंग होती है, और रिंग में यहां पर ऑक्सीजन भी है। ऐसी रिंग जिसमें ऑक्सीजन हो उसे हम बोल सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक, मतलब उसमें कोई और कंपाउंड भी है कार्बन के अलावा। ऐसी ही 2 रिंग हमारे पास किसमें प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजिनस बेस में। तो नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं ना बेटा, नाइट्रोजिनस बेसिस, इसका नाम इसका मतलब बता रहा है, नाइट्रोजिनस बेसिस, इसका मतलब यह है कि ये कार्बन के कंपाउंड है, कार्बन के रिंग कंपाउंड है, पर इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है? ये एक रिंग कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन इन्हें बेसिक बनाती है। तो रिंग कंपाउंड विद नाइट्रोजन, रिंग कंपाउंड विद नाइट्रोजन, यस यस। अब ये मेरे पास टोटल 2 टाइप की रिंग मिलती हैं। एक रिंग मिलती है ये वाली, देख बेटा ऐसे, देख मैंने कैसे बनाया, मैंने कैसे बनाया, सुन ध्यान से। मैंने कैसे बनाया? ये N नाइट्रोजन, फिर मैंने यहां कार्बन, फिर मैंने नाइट्रोजन, फिर मैंने कार्बन कार्बन और कार्बन, ऐसे ये 6 मेंबर हो गए। फिर मैंने दोबारा यहां पर नाइट्रोजन, यहां कार्बन, यहां नाइट्रोजन, तो एक तरह की डबल रिंग बना दी। यस, मैं जो नंबर काउंट करता हूं इसमें ऐसे काउंट करता हूं, इधर देखिए बेटा, नंबर जो काउंट करता हूं यहां पर कुछ इस तरीके से काउंट करता हूं, ध्यान से समझिए। मैंने यहां पर 1 लिख दिया, यहां पर 2 लिख दिया, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। इस तरीके से मैं नंबर काउंट करता हूं इनके, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। इस रिंग को कहते हैं प्यूरीन रिंग। प्यूरीन रिंग में कैसी रिंग होती है? डबल रिंग होती है, एक रिंग 2 रिंग, कितनी रिंग है? डबल रिंग है, यस डबल रिंग है, और उसमें टोटल 4 नाइट्रोजन है, 1 2 3 4, डबल रिंग है, और उसमें मेरे पास क्या है बेटा? 4 नाइट्रोजन है। कितनी नाइट्रोजन है? 4। अब मेरी बात सुनो, मैंने इस वाली कार्बन पर, ध्यान से सुन बेटा, इस वाली कार्बन पर NH2 लगा दिया। बाकी आप क्या करो, डबल बॉन्ड ऐसे होता है, देखो एक डबल बॉन्ड ये होता है, इसको छोड़ के एक डबल बॉन्ड यहां है, इसको छोड़ के एक यहां और एक यहां है। बाकी जो भी जिसकी वैलेंसी बच गई, जैसे कार्बन की 4 होती हैं, 1 2 3, तो यहां हाइड्रोजन भर दो। जिसकी भी वैलेंसी पूरी नहीं है वहां क्या भर दो? हाइड्रोजन भर दो। जैसे यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां हाइड्रोजन आ जाएगा, वहां पर हाइड्रोजन भर दो। तो अगर आप ध्यान से देखो, नंबर में डाल दो, तो ये फर्स्ट कार्बन थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी, ये फोर्थ थी, ये फिफ्थ थी, ये सिक्स्थ थी। तो इस पे 6th पोजीशन पर NH2 ग्रुप है, NH2 को कहते हैं अमीनो, तो इसका नाम होगा 6 अमीनो प्यूरीन। तो 6 अमीनो प्यूरीन मतलब प्यूरीन है, ये इस रिंग की वजह से प्यूरीन है,
ये किसका नाम है बेटा? एक नाइट्रोजिनस बेस का नाम है जिसका नाम होता है एडिनिन। क्या नाम होता है? एडिनिन। तो एडिनिन एक तरह का नाइट्रोजिनस बेस है। व्हाट इज एडिनिन? उसकी बेसिक रिंग क्या होती है? प्यूरिन। यस, प्यूरिन। प्यूरिन जो होती है बेटा डबल रिंग होती है। प्यूरिन हमेशा याद रखो, प्यूरिन में 2 रिंग होती है, 4 नाइट्रोजन होती है और टोटल 9 मेंबर होते हैं। तो 4 नाइट्रोजन है, टोटल कितने मेंबर हैं? 9। कितने मेंबर हैं? 9। यस, यस। तो हम यहां पर समझ पा रहे हैं, ठीक है, हम यहां पर समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर लिख दिया 6 अमीनो प्यूरिन को एडेनिन लिख दिया। मेरी बात सुनो ध्यान से, इस 2 पर अमीनो है, यहां NH2 है, 6 पर कीटोन है, 2 पर अमीनो 6 पर कीटोन, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, और ये किसका नाम है? गुआनिन का। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मेरे पास 2 तरह के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, एक एडिनिन होता है और एक गुआनिन होता है। एडिनिन पे 6 पोजीशन पर अमीनो है, गुआनिन पे मेरे पास 2 पर अमीनो है, 6 पर कीटोन है। ठीक है, क्या सर हमें इसका स्ट्रक्चर याद करना है? नहीं, मुझे स्ट्रक्चर याद नहीं करना, बस मुझे यह याद रखना है कि प्यूरिन रिंग जो होती है वो डबल रिंग होती है, उसमें 4 नाइट्रोजन होती है और 9 मेंबर होते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, एक है एडिनिन और दूसरा है गुआनिन। तो हम इसे नाइट्रोजिनस बेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस रिंग कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ये बेसिक है, जैसे हम एसिडिक बेसिक बोलते हैं ना, वो वाला है ये। अब हम बात कर लेते हैं किसके लिए बेटा? अब हम बात कर लेते हैं किसके लिए? हम बात कर लेते हैं पिरिमिडिन के लिए। पिरिमिडिन के लिए, यस, हमने बात कर ली पिरिमिडिन के लिए। तो पिरिमिडिन जो होती है हमारे पास, देखो कैसी होती है, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे। जो मैंने ये आधी रिंग बनाई थी ना, वो पिरिमिडिन रिंग होती है। वहां पर आप डबल बॉन्ड लगा दो, यहां, यहां और यहां, बाकी हाइड्रोजन से पूरी कर लो। इसमें H, इसमें H, यहां H आ जाएगा, ठीक है, यहां H आ जाएगा, यस, हो गया पूरा। तो इसे पिरिमिडिन रिंग कहते हैं। अब पिरिमिडिन रिंग का जो नंबर है ना, वो अलग होता है, यहां से होता है 1 2 3। देखो इसमें यहां से हुआ था, इसमें यहां से होता है 4 5 6। अब मेरी बात सुनो, मैं एक पिरिमिडिन बना रहा हूं और उस पिरिमिडिन पर 2 कीटोन ग्रुप बनाऊंगा। इधर देख बेटा, ये पिरिमिडिन रिंग बना दी। हां सर, मैंने क्या किया, एक कीटोन ग्रुप यहां बना दिया और एक कीटोन ग्रुप यहां बना दिया, बाकी मैं नंबर डाल देता हूं, 1 2 3 4 5 6। यहां डबल बॉन्ड यहां था H, बाकी मेरे पास इस कीटोन की वजह से डबल बॉन्ड हट गया, ठीक है, बाकी यहां H आ जाएगा। तो इसका नाम क्या है? मेरी बात सुनो, ये यूरेसिल होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, यूरेसिल में 2 पर और 4 पर दोनों पर कीटोन है, तो 2,4 डाई ऑक्सो पिरिमिडिन। ये किसका स्ट्रक्चर है? यूरेसिल का है। किसका है बेटा? यूरेसिल का। अब देखो मैंने क्या करना है, पिरिमिडिन क्या होगी बेटा? सिंगल रिंग है। कितने मेंबर हैं बता बेटा? कितने मेंबर हैं सर? 6 मेंबर हैं। 6 मेंबर है, सिंगल रिंग है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके 3 एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में पहला है यूरेसिल, फिर आता है साइटोसिन, फिर आता है थाइमिन। इसको हम याद भी ऐसे करते हैं, कट, यहां बीच में यूरेसिल लिख दिया। मेरी बात देख, इधर देखियो बेटा, इधर देखियो, मान ले मैं एक और बना देता हूं, ऐसे ऐसे एक और पिरिमिडिन बना देता हूं। मेरे पास क्या होता है बेटा? मेरे पास क्या होता है, इस 4th पोजीशन पर अमीनो आ जाता है, इस कीटोन की जगह यहां अमीनो। देख, इस 4th पर यहां से यहां क्या आ गया? अमीनो आ गया। इसको हम कहते हैं साइटोसिन। तो साइटोसिन क्या होता है? साइटोसिन क्या होता है? मान लो मेरे पास यहां कीटोन है, बाकी आप ऐसे कैसा पूरा कर दो, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, सही है, ठीक है। तो साइटोसिन क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, साइटोसिन कैसे बना है, इस 4th पोजीशन पर अमीनो अमीन जोड़ के, तो मैं एक एरो यहां लगाकर लिख दूंगा, 4th पर मैंने क्या करी है? एमिनेशन। व्हाट इज एमिनेशन? मैंने इस 4th पोजीशन पर यहां अमीन ग्रुप जोड़ दिया, ये देख, इसको हमने साइटोसिन बोल दिया। और अगर मैं 5th पर मिथाइल जोड़ दूं, मिथाइल ऐड कर दूं, मिथाइल पता है भाई, CH3,
तो क्या बन जाएगा मेरे पास, क्या बन जाएगा मेरे पास, बन जाएगा मेरे पास बन जाएगा, ध्यान देंगे, मेरे पास बन जाएगा क्या, फिफ्थ पर मैंने यहां पर CH3 लिख दिया, तो यहां पर मेरे पास क्या बन जाएगा, आप समझ लो ध्यान से, मेरे पास बन जाएगा यहां पर थाइमीन। क्या बन जाएगा, थाइमीन बन जाएगा। यस, तो यहां पर साइटोसिन है, यहां पर यूरेसिल है, और यहां पर क्या है, थाइमीन। इसको ऐसे याद करो, कट। व्हाट इज यूरेसिल, 2 पर 4 पर कीटोन है, कौन सी रिंग में, पिरिमिडिन रिंग पे। व्हाट इज साइटोसिन, 4th पोजीशन पर अमीनो ग्रुप है। व्हाट इज थाइमीन, बाकी सब सेम है, 5th वाली पर मिथाइल ग्रुप है। यस और नो, यस, 5th वाली पर मिथाइल है, इसको हम थाइमीन कह रहे हैं। तो क्या हमें नाइट्रोजनस बेसिस याद हो सकते हैं, यस। मैं अगर ध्यान से देखूं, न्यूक्लियोटाइड में 2 रिंग कंपाउंड है, एक शुगर है, एक नाइट्रोजनस बेसिस है। नाइट्रोजनस बेसिस टोटल 5 होते हैं, और उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडिन। प्यूरीन में डबल रिंग है, कितने मेंबर हैं, 6 नहीं 9। पिरिमिडिन में सिंगल रिंग है, 6 मेंबर, इसमें 4 नाइट्रोजन, इसमें 2। इसके एग्जांपल है साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। इसके एग्जांपल है एडेनिन और गुआनिन। अब आपको एक चीज याद रखनी है, जो डीएनए होता है ना बेटा, डीएनए में अगर डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो उसमें एडेनिन आ सकता है, गुआनिन आ सकता है, थाइमिन और साइटोसिन। और अगर आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो उसमें एडेनिन, यूरेसिल, सॉरी एडेनिन, गुआनिन और यूरेसिल और थाइमिन, साइटोसिन। इसका मतलब यह हुआ कि डीएनए और आरएनए में 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, दोनों में होते हैं, उसमें सॉरी डीएनए और आरएनए में 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ए, जी और सी कॉमन है, एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन कॉमन है। डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में थाइमिन नहीं होता, उसकी जगह यूरेसिल होता है। और आप ये बात समझ भी पाओगे जब 12th में आप टॉपिक पढ़ोगे, वहां पढ़ाया जाएगा यूरेसिल इज मोस्ट रिएक्टिव बेस। ये आप यहां से प्रूफ भी हो रहा है कि यूरेसिल से ही तो चीजें बना रहे हैं। यूरेसिल से एक तरफ साइटोसिन बना रहे हैं, दूसरी तरफ क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं क्या, बताओ, थाइमिन। और रिएक्टिविटी का मतलब ही यही होता है ना कि क्या वो इजीली रिएक्ट करके कुछ और बना सकता है, यस। तो यूरेसिल इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और वो आरएनए में होता है। इसी वजह से डीएनए आरएनए में ज्यादा स्टेबल मेरे पास कौन होता है, डीएनए होता है। ये 2 बातें याद रखेंगे, ठीक है। तो हमने यहां पर क्लियरली बोला था कि न्यूक्लियोटाइड किसका बना है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट का। अब हम बात करने वाले हैं फॉस्फेट की। अब हम बात करेंगे किसकी, फॉस्फेट की। तो प्यूरिन, पिरिमिडिन की हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, फॉस्फेट की। अब मैं आपसे पूछता हूं, फॉस्फेट पता है सर आप, बेटा आपको? हाँ सर, हमने फॉस्फेट का एक फॉर्मूला पढ़ा था, PO4, है ना, PO4 3- ऐसे कुछ। अब मेरी बात सुनो, आप ये जानते हो ये क्या होता है, H3PO4? सर ये फॉस्फोरिक एसिड होता है। ये क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, यस और नो, यस। अब ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा, P डबल बॉन्ड O, OH, OH और यहां OH। ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है, यस। अब इस फॉस्फोरिक एसिड में ध्यान से सुनेंगे, फॉस्फोरिक एसिड जो है अगर उसके सारे प्रोटॉन हटा दो तो कैसे लिखोगे, P डबल बॉन्ड O, O यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, PO4 3-, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इसको अपने फॉस्फेट बोल देते हैं, इसको अपने ने क्या बोल दिया, फॉस्फेट। तो ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, इसके 3 प्रोटॉन, 1 2 3, यहां से प्रोटॉन हटा दिए, फॉस्फेट लिख दिया, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं मेरे पास न्यूक्लियोटाइड में। पहला होता है शुगर, फिर होता है नाइट्रोजनस बेस और फिर होता है फॉस्फेट। सर आपने ये तीनों कंपोनेंट बता दी, पर ये भी तो बताना पड़ेगा जुड़ के न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे आपको न्यूक्लियोटाइड बनाकर दिखाना पड़ेगा। तो मेरे पास अगर 3 चीजें हैं, देखो, शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट है। सवाल यह है पहले 2 कौन से जुड़ेंगे, क्या शुगर के साथ फॉस्फेट जुड़ेगा, क्या शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, या नाइट्रोजनस बेस के साथ फॉस्फेट जुड़ेगा। सवाल यह है कि अगर मुझे न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो पहले कौन जुड़ता है, तो पहले कौन जुड़ता है बेटा, शुगर और हमारे पास शुगर और नाइट्रोजनस बेस पहले जुड़ते हैं। इधर देखेंगे सारे बच्चे, हम यहां पर एक नई टर्म डाल रहे हैं आपके लिए,
जिसको हम नाम दे रहे हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है बेटा? शुगर पर आप नाइट्रोजिनस बेस जोड़ते हो तब जाकर न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो अभी तो दो ही चीजें जुड़ी हैं, और फिर जब आप न्यूक्लियोसाइड पर जाकर आप फॉस्फेट जोड़ते हो तब मेरे पास क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो चलिए एक बार जरा देखते हैं कि शुगर के साथ नाइट्रोजिनस बेस कैसे जुड़ेगा। यस, तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले एक राइबोस शुगर का उदाहरण ले लेते हैं। राइबोस शुगर ले लेते हैं, उस पर जाकर मान लीजिए मैं एडेनिन जोड़ देता हूं, एडेनिन लिंक कर देता हूं, तो कैसे दिखेगा? ठीक है सर, तो ये हमारे पास राइबोस शुगर बन गई ऐसे। कितने कार्बन होती है? 5 कार्बन की। इसकी ये जो पहली कार्बन है ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और जो फिफ्थ कार्बन होती है वो रिंग के बाहर होती है, ये रही, ये फिफ्थ कार्बन है। इसकी ये जो फर्स्ट कार्बन है ना, फर्स्ट कार्बन, इस फर्स्ट कार्बन पर मैं लाकर क्या जोड़ रहा हूं? एडेनिन। आपको पता है एडेनिन इस तरीके से डबल रिंग होता है ऐसा, जिसमें यहां पर नाइट्रोजन है, यहां एक नाइट्रोजन है, एक यहां नाइट्रोजन है, यस, एक यहां है और एक यहां है, और ये वाली नाइट्रोजन 9 नंबर की है। यस, देख लेते हैं यहां पर कौन सी नाइट्रोजन है, ये देखो, ये रही 9 है। यस, हम एडेनिन की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? एडेनिन की, है ना, यहां हम बात कर रहे हैं एडेनिन की। तो जब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, तो कैसा दिखेगा? ये शुगर है, तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा 1 2 3 4 5 कहां जुड़ेगा? फर्स्ट पे जुड़ेगा। तो शुगर की फर्स्ट कार्बन पर जाकर ये डबल रिंग का कंपाउंड, छोटी वाली रिंग और फिर बड़ी वाली रिंग, ये बड़ी रिंग है, ये वाली, ये छोटी रिंग है, तो बड़ी रिंग इधर है, छोटी रिंग इधर है, और छोटी रिंग का कौन सा? ये वाला नाइट्रोजन जुड़ेगा यहां। तो यहां पर मेरे पास कौन सी नाइट्रोजन है? ये N9 है, और ये शुगर के किस पे जुड़ रही है? C1 के शुगर पे, और N9 ऑफ प्यूरिन पे जाकर मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है, ये शुगर कौन सी थी सर? राइबोस थी। बना दो सर। राइबोस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको पता है, यहां H है, यहां H है, यहां OH OH, और यहां पर ऊपर क्या आएगा? OH, और यहां आएगा H। यस, तो मैंने ये वाला पॉइंट ले जाकर यहां जोड़ा है। तो मेरे पास जो N9 है नाइट्रोजन, ये वाली ये रही, ये बड़ी रिंग ये रही, और ये कौन सी? N9 प्यूरिन का, किससे जोड़ दिया? C1 के शुगर से। तो यहां पर H है, यहां H है, यहां OH है, यहां OH है, और यहां पर मेरे पास H है, और यहां पर मेरे पास क्या है? CH2OH है। यस, तो मेरे पास जो फाइनली बना, वो मेरे पास क्या बना है? सुनना, ये जो मेरे पास बना है, ये मेरे पास बन गया है, इसको कहते हैं एक तरीके से न्यूक्लियोसाइड, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। यस, अब मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि ऐसा ही एक और शुगर ले लो। सर ले ली, ऐसे एक और शुगर ले लो, ठीक है, ऐसे एक और शुगर ले लो, फिर मेरे पास क्या है? ऐसे मैंने क्या रख दिया? गुआनिन रख दिया, और यहां क्या रख दिया? शुगर रख दिया। ठीक है, यस, और मैंने क्या किया? यहां पर इस तरीके से यहां पर गुआनिन जोड़ दिया। मेरी बात समझो, मैंने गुआनिन जोड़ दिया शुगर के साथ। कहां जोड़ा सर? ये C1 है, ये क्या है सर? N9 है। इसको भी क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। पर मुझे एक एक चीज आपसे पूछनी है, यहां मैं एडेनिन जोड़ रहा हूं और यहां गुआनिन जोड़ रहा हूं, कुछ फर्क तो होना चाहिए। यस और नो बता भाई। इसको भी न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हैं, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस जोड़ के क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड। यहां शुगर और इसको जोड़ के भी हम न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हैं। पर मैं कुछ अंतर तो रखूं, तो अंतर यह होता है कि जब एडेनिन जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड का नाम आ जाता है एडिनोसिन। जब ये एडेनिन शुगर से जुड़ता है, वो न्यूक्लियोसाइड तो बना है, उसका एक नाम रखते हैं एडिनोसिन। ऐसे ही इसका नाम रखते हैं गुआनोसिन। SINE है, SINE है ये गुआनोसिन। ऐसे ही
अगर मैं शुगर के साथ क्या जोड़ दूं, यूरेसिल जोड़ दूं, यूरेसिल, तो मेरे पास देखो ऐसे दिखता हुआ दिखेगा, ये शुगर है, शुगर है, इसके साथ मैंने सिंगल रिंग का ये यू जोड़ दिया। अब मुझे बताओ ये कौन सी कार्बन है शुगर की? सर ये 1 है। यहां पर N1 होती है, मतलब अगर मैं प्यूरीन जोड़ता हूं, ये प्यूरीन है, ये प्यूरीन है, तो उसकी N9 जुड़ती है। लेकिन जब मैं पिरिमिडीन जोड़ता हूं, उसका N1 जुड़ता है इससे C1 से। तो मैंने क्या किया, इसको भी न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, पर इसका नाम कैसे रखेंगे बेटा? इसका नाम रखेंगे यूरिडीन। क्या रखेंगे? यूरिडीन। तो आपको एक बेसिक सी बात समझ में आ गई, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस पहले जुड़ते हैं, उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जब शुगर के साथ एडेनिन जुड़ेगा, एडिनोसिन, शुगर के साथ गुआनिन जुड़ेगा, गुआनोसिन। यस यस। तो जरा एक बार इस डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा आपको, इस डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा, मैंने क्या किया है, शुगर के साथ एडेनिन जोड़ दिया, यस, एडेनिन जोड़ दिया, और ये शुगर कोई नहीं थी, राइबोज थी, तो मैंने क्या नाम रखा, एडिनोसिन रख दिया। तो एडिनोसिन क्या है बेटा, आपको पता है ना? एडिनोसिन क्या है सर? न्यूक्लियोसाइड है। यस यस सर। ऐसे ही अगर मैंने शुगर ली, उसके साथ गुआनिन जोड़ा, तो उसका नाम रख दिया गुआनोसिन। तो ये भी तो न्यूक्लियोसाइड है। यस सर। इन दोनों में प्यूरीन अटैच हुआ है। क्या अटैच हुआ है? प्यूरीन अटैच हुआ है। और प्यूरीन कहां अटैच होता है? C1 ऑफ शुगर किसके साथ लिंक होती है? लिंक विद N9 ऑफ प्यूरीन। ऐसा कुछ हो गया, सही है सर। अब मान लो मैंने फिर शुगर लिख दी और अभी भी राइबोज ही है, तो उसके साथ मैंने यूरेसिल लिख दी, तो क्या बन गया? यूरिडिन बन गया। क्या बन गया? यूरिडिन बन गया। ठीक है। ऐसे ही मैंने क्या लिख दी? शुगर, शुगर के साथ मैंने साइटोसिन लिख दी, तो क्या बन गया? साइटिडीन बन गया। क्या बन गया? साइटिडीन। मैंने फिर शुगर लिखी, शुगर के साथ यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन, तो मेरे पास क्या बन गया? थाइमिडीन बन गया। यस, थाइमिडीन बन गया। तो यहां पर क्या अटैच हो गया है? पिरिमिडीन अटैच हो गया। यहां पर क्या अटैच हो गया है? पिरिमिडीन अटैच हो गया। यस, पिरिमिडीन अटैच हो गया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि C1 ऑफ शुगर लिंक विद N1 ऑफ पिरिमिडीन। यस और नो? यस सर। तो C1 किसकी C1 है? शुगर की C1 किसके साथ लिंक हो रही है? N1 ऑफ पिरिमिडीन के साथ। N1 ऑफ पिरिमिडीन के साथ लिंक हो रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम क्या बोल रहे हैं? तो हम क्या बोल रहे हैं? C1 ऑफ शुगर लिंक विद N1 ऑफ पिरिमिडीन। N1 ऑफ पिरिमिडीन। ठीक है, याद रहेगा? यस सर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सुनना। ठीक है सर, यहां तक तो हमें समझ में आ रहा है कि यार ये शुगर सब राइबोज है, पर क्या शुगर सिर्फ राइबोज होती है? नहीं, डीऑक्सी राइबोज होती है। मान लो मैं डीऑक्सी राइबोज लिखूं, क्या मैं उसके साथ ए जोड़ सकता हूं? हाँ। तो सर यहां भी हम एडिनोसिन लिख दें, तो अगर मैं यहां एडिनोसिन लिख रहा हूं, तो इस एडिनोसिन और इसमें कुछ तो अंतर होगा। हाँ सर, अंतर है। तो मैं इसके आगे डीऑक्सी लिख देता हूं, इससे पता चलता है शुगर डीऑक्सी है। ऐसे ही मैं सेम चीज अगर गुआ जी लिख दूं, तो मैं क्या लिखूंगा? डीऑक्सी गुआनोसिन। फर्क क्या है दोनों में भाई? इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें राइबोज है, इसमें डीऑक्सी राइबोज है। ऐसे शुगर प्लस साइटोसिन लिख दूं, तो क्या बनेगा? डीऑक्सी। याद रखो, देखो साइटिडीन, यूरिडीन, तो डीऑक्सी साइटिडीन। और अगर ये डीएनए है, तो यहां शुगर के साथ आप क्या लिखोगे? थाइमीन लिखोगे। तो इसको आप क्या लिखोगे? डीऑक्सी थाइमिडीन लिख दोगे। क्या लिखोगे? डीऑक्सी थाइमिडीन लिख दोगे। तो ये आपको समझ में आना पड़ेगा कि यार ये जो मैंने नाम लिखे ना, ये इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि यहां और यहां में आपको फर्क समझ में आ रहा है, और आपको यह भी चीज समझ में आएगी कि ये वाला सिर्फ डीएनए में होता है और ये वाला सिर्फ आरएनए में होता है। यस यस। अब मुझे चैट में बताना क्या पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, आंसर बताना है इसका। ए थाइमीडीन, बी यूरिडीन, सी डीऑक्सी एडिनोसिन, डी गुआनोसिन। अब देखो, गुआनोसिन में तो पता चल रहा है क्या है, इसमें पता चल रहा है, गड़बड़ कहां लगेगी बताओ? अगर थाइमीडीन है तो क्या मुझे डीऑक्सी नहीं लिखना चाहिए? यस और नो? यस। तो एक बार ध्यान से करो क्वेश्चन, आपको बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, आसान होते हैं। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई शुगर के साथ पहले नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, फॉस्फेट नहीं जुड़ता, और नाम चेंज हो जाता है उस कंपाउंड का क्योंकि वो न्यूक्लियोसाइड है। एडेनिन जोड़ोगे एडिनोसिन, गुआनिन जोड़ोगे गुआनोसिन, और वो हमेशा किसकी वन से जुड़ते हैं बेटा? शुगर की। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे एक चीज बता बेटा, तूने दो रिंग कंपाउंड एक साथ जोड़ दिए, किस रिंग पर 1 2 काउंट करेगा? सर किसी पे भी कर दे, नहीं। नॉर्मली क्या होता है, इधर देख, नॉर्मली क्या है, ये वाली रिंग में मान लो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 काउंट कर, जैसे ये वाली रिंग है, इसको मैंने नंबर दे दिया 1 2 3 ऐसे करके 4 5 6 7 8। तो ये जिस रिंग के साथ जुड़ रही है फिर उसे डैश लगा देते हैं। मतलब आप ये देखोगे जब ये जुड़ जाते हैं ना, तो शुगर पे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और ऐसे CH2OH 5 डैश। सर आपने क्या बोला, दोबारा बताओ। मैं ये कह रहा हूं कि जब रिंग कंपाउंड को मैं आपस में जोड़ देता हूं, जब मैं रिंग कंपाउंड को आपस में जोड़ देता हूं तो वो क्या बन जाती हैं? वो रिंग कंपाउंड आपस में जुड़ने के बाद, जब वो जुड़ गए, जुड़ने के बाद वो रिंग कंपाउंड में शुगर पे फिर मुझे डैश लगाना पड़ता। मेरा पॉइंट ये है कि मान लो मैंने ये दो रिंग कंपाउंड आपस में जोड़ दिए, तो एक पे अगर 1 2 3 4 5 है तो इस पे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, इनको अगर मैंने आपस में जोड़ा हुआ है तो यहां पर यही तो क्या, इस रिंग को इससे जोड़ा है, तो इस पर 1 2 3 4 5 होता है, यहां पर डैश होता है। ये वही डैश है जो हम यहां पर दिखा रहे हैं। तो ये जो 5 डैश है ना, ये 5 डैश किसका है? शुगर का कि नाइट्रोजनस बेस का? शुगर का है। यस और नो? यस सर। ये एक नई बात हमने सीख ली। तो हमारे पास अब हमने न्यूक्लियोसाइड पढ़ लिया। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? याद करिए, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। नाम याद हो गए सबके? पॉज करके पहले नाम याद करो। एडिनोसिन, गुआनोसिन, गुआनिन और गुआनोसिन में फर्क पता होना चाहिए, थाइमीन और थाइमीडीन। न्यूक्लियोटाइड की बात कर लेते हैं। देखिए, हमने शुगर को प्लस नाइट्रोजनस बेस से जोड़ा तो क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। और ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड का नाम भी होता है, इस बॉन्ड का एक स्पेशल नाम होता है, स्पेशल नाम है। इस बॉन्ड को कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक, क्योंकि नाइट्रोजन इन्वॉल्व है ना। एन ग्लाइकोसिडिक, शुगर के साथ ये वाला बॉन्ड बनता है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। यहां पर ये जो बॉन्ड है इसको एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह रहे हैं। तो हमने यहां पर क्या बनाया है? न्यूक्लियोसाइड बनाया है जहां पर शुगर लिंक विद नाइट्रोजनस बेस बाय एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यस, उसको हमने क्या कहा? न्यूक्लियोसाइड बोला। क्या बोला? न्यूक्लियोसाइड बोला। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है। तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस ये न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है। यस यस यस। ठीक है। अब ये देखो, ये देख लो ध्यान से, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस अपने पास क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है। हाँ, हो गया। अब जरा ये समझो ध्यान से, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस अपने पास न्यूक्लियोसाइड है। अब इस न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं फॉस्फेट जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है। तो जैसे मान लो, मैं एक बना के दिखा देता हूं आपको। ये मेरे पास शुगर है, ठीक है। यहां मैंने
एक डबल रिंग का कंपाउंड लगा दिया, क्या नाम है उसका, ए। ठीक है, तो इस पे डैश लग जाएगा, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, ऐसे देख लो। और यहां पर क्या है, ये CH2OH है, ये क्या है, 5 डैश है। यस, तो यहां पर H है और यहां H है, यहां OH है, OH है। शुगर दिख रही है तुम्हें कौन से वाली है? सर ये राइबोज है। ये वाली क्या है, राइबोज, ये एडेनिन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? सर एडिनोसिन है। क्या नाम है? एडिनोसिन। इस बॉन्ड का क्या नाम है? एन ग्लाइकोसिडिक, क्योंकि यहां पर इसका नाइट्रोजन इन्वॉल्व है। इस रिंग पर 1 2 3 4 है, तो इस वाली पे डैश, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश। अब मुझे इस पर फॉस्फेट जोड़ना है। फॉस्फेट एक्चुअल में ये होता है ऐसे वाला H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। इसको लिंक करना है इसके साथ, इसके साथ इसको जोड़ना है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये फॉस्फेट इस पे जोड़ूं कि इस पे जोड़ूं? पहले तो ये याद रखो। तो फॉस्फेट जाकर शुगर से लिंक होगा, शुगर पर किसी कार्बन पर जुड़ेगा, तो कौन सी कार्बन पे जुड़ेगा? फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, इस पे जुड़ेगा। तो ये लिंक किस पर होगा? फॉस्फेट किससे लिंक हो रहा है? फॉस्फेट लिंक विद, किससे लिंक हो रहा है? शुगर से। और कौन सी कार्बन पर? एट 5 डैश। कौन सी पर जाकर जुड़ रहा है? 5 डैश पे जुड़ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? कहां जाके जुड़ रहा है? 5 डैश पे। तो जब मैंने इसको जोड़ दिया, मैंने इसको जोड़ दिया, कैसे जोड़ दिया? इधर देख, ये तेरे पास शुगर हो गई। यस सर, ये शुगर हो गई। इस शुगर पर मैंने यहां पर बना दिया ये नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, यहां पर मैंने इस पे नंबर्स डाल दिए। ये 1 डैश है, ये 2 डैश है, ये 3 डैश है, ये 4 डैश है। तो यहां पर आपको पता है H, और यहां क्या होगा? OH, HOH। ये आपको पता है OH का मतलब राइबोज है। यहां पर ये 3 डैश है, ये 4 डैश। यहां पर देखो ये CH2 है। अब ये यहां पर जो CH2OH था ना, इसके साथ इसका एसिड का OH रिएक्ट कर जाएगा। ये देख, ये OH है, इसके सामने मैंने ये एसिड को रख दिया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मुझे बता। ये देख, ये जो CH2 है, इसके सामने ये OH रख दिया। ये आगे देख, ये CH2OH का OH है, ये रहा, ये रहा। इसके सामने ये रखा है। ध्यान से देख, पानी निकल जाएगा। तो पानी जब निकल गया, पानी निकल गया तो क्या रह गया? मान ले पानी निकलेगा तो मेरे पास क्या चला जाएगा? OH और H चला जाएगा। तो क्या बचा? इधर देख, पानी जब निकल गया तो मेरे पास बीच में ऑक्सीजन आ गई। तो इसको हम कहते हैं अब न्यूक्लियोटाइड। इसको अपने क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और इसका नाम भी होगा। अब जरा समझिए, ये वाला बॉन्ड क्या था? एन ग्लाइकोसिडिक। इस वाले बॉन्ड में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये ग्रुप कौन सा है बेटा? सर ये अल्कोहल है। OH क्या होता है? अल्कोहल होता है। यहां ये OH अल्कोहल नहीं है, ये एसिड है, क्योंकि ये प्रोटॉन लॉस होगा। यहां से प्रोटॉन लॉस होता है, ये एसिड है। आपने क्लास 10th में पढ़ा था, एसिड को अगर अल्कोहल से रिएक्ट कराएं तो क्या बनता था? ईस्टर। क्या बनता था? ईस्टर बनता था। तो यहां पर मैं जो बॉन्ड बना रहा हूं ना, ये एक प्रकार का ईस्टर है। एक ऐसा ईस्टर जिसमें फॉस्फेट इन्वॉल्व है, तो क्या बोलोगे उसे? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या बोलोगे? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो हमने यहां पर एक चीज सीखी, हमने यहां पर ये चीज सीखी कि मेरे पास जो शुगर है ना, शुगर के साथ जो नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा हुआ है, उस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक। यस और नो? यस। और इस शुगर से ही जाकर यहां पर इस CH2 के साथ फिर फॉस्फेट जुड़ता है। इस बॉन्ड का, ये वाला जो बॉन्ड बना इनके बीच में, इसको अपने क्या नाम दे रहे हैं? फॉस्फो ईस्टर। अब मुझे बताओ, कितने फॉस्फेट जुड़े? एक। कितना जुड़ा? एक। इसका पूरा नाम रखा जाएगा। शुगर पे अगर यहां ये ए थी, तो ए, ये और ये मिला के क्या लिखते हो? सर एडिनोसिन। मुझे बता, इसको और इसको मिला के क्या लिखेगा? अगर ये ए है तो एडिनोसिन। कितने फॉस्फेट है? एक। मोनोफॉस्फेट। क्या लिखेगा बेटा? मोनोफॉस्फेट। या इसको एक और नाम दे सकते हैं, एडिनाइलिक एसिड। क्या नाम दोगे? एडिनाइलिक एसिड। यस सर, यस सर। ठीक है,
तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। शुगर है, शुगर पे पहले नाइट्रोजनस बेस जुड़ा, तो एडेनिन जुड़ा तो एडिनोसिन, गुआनिन होता गुआनोसिन। अब मान लो यहां पर एक ही जगह में गुआनिन लगा दूं, गुआनिन लगा दूं, तो मैं क्या पढ़ता, गुआनोसिन। फिर एक फॉस्फेट जुड़ा है, मोनोफॉस्फेट। मेरी बात समझ में आ रही है? अब सवाल ये है कि फॉस्फेट क्या एक ही जुड़ सकता है, एक से ज्यादा नहीं जुड़ सकते? जुड़ सकते हैं। देख, मान ले तूने बेटा शुगर बना दी है, ये मुझे शुगर को देख के बताइए कि कौन सी बनाई है मैंने। चैट में लिखनी, हाँ लिख दे, ताकि मुझे तो पता चले तू पढ़ रहा है। हाँ सर, H है, इधर H है, इधर OH है, इधर क्या है, H लगा दी। सर ये तो डीऑक्सीराइबोज लग रही है, तो ये 1 डैश है, ये क्या है 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश। ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिख दिया है, CH2 लिख दिया है, ये हो गया 5 डैश। ठीक है, यहां पर जाकर 1 डैश पर मैंने क्या जोड़ दिया, नाइट्रोजनस बेस मान लो G जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, G जोड़ दिया। मेरी बात समझना ध्यान से, मैंने यहां पर क्या जोड़ दिया है, G जोड़ दिया। यस सर, मैंने जोड़ दिया है G। ठीक है, तो मैं यहां पर ये कह रहा हूं बेटा आपसे, मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि मैंने यहां पर ऐसा G जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है, G। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, गुआनोसिन। मैंने यहां पर एक फॉस्फेट पहले से जोड़ा हुआ है, आप इस कंपाउंड का नाम बता दो। सर इसका नाम है, क्योंकि शुगर है, आप रख दो डीऑक्सीगुआनोसिन। इतना रखोगे कि नहीं? यस। अब क्या करो, इसके आगे अब डीऑक्सीगुआनोसिन कितनी फॉस्फेट है, मोनो, मोनोफॉस्फेट है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? सोच लो, ये वाले बॉन्ड का क्या नाम है सर, फॉस्फोईस्टर। इसके और इसके बीच में ये फॉस्फोईस्टर है, ये वाला क्या, एन ग्लाइकोसिडिक। फिर जोड़ो और जोड़ो, मान लो ये मैंने ऐसे बना दिया, यहां पर ये नाइट्रोजनस बेस बना दिया, यहां पर ये H है, इसकी वजह से डीऑक्सीराइबोज है। यस, यहां पर मैंने क्या करा है, CH2 लिख दिया। ठीक है, मैंने एक फॉस्फेट जोड़ रखा था, जैसा कि मैंने ऊपर दिखाया आपको। एक और जोड़ दो, मान लो यहां OH था। ठीक है, इसके सामने एक और फॉस्फेट रख दो, ये रख दिया। अब यहां पर वो गलती करते हैं जो बहुत सारे टीचर्स भी करते हैं। मुझे बता, ये वाला बॉन्ड क्या था सर, फॉस्फोईस्टर था। ये फॉस्फोईस्टर क्यों बना था, क्योंकि अल्कोहल रिएक्ट करा था एसिड से। ये 1 डैश है, ये 2 डैश है, ये नाइट्रोजनस बेस में मान लो यहां A होता या G है, मान लेते हैं, या G है। ठीक है सर, तो ये वाला बॉन्ड फॉस्फोईस्टर था। अब मुझे बता, ये वाला ग्रुप कौन सा है सर, इसमें से H लॉस होता है, इसमें से भी H लॉस होता है, ये एसिड है। तो जब एसिड और एसिड के बीच में बॉन्ड बनेगा, ईस्टर बनेगा? नहीं सर, नहीं बनेगा। तो बहुत सारे टीचर इसको भी फॉस्फोईस्टर लिखवा देते हैं, पर नॉर्मली आपको ये समझना पड़ेगा, एसिड एसिड के बीच में जब बॉन्ड बनता है, पानी निकलता है, मतलब मैंने यहां पर ऑक्सीजन रख दिया, OH था और OH था, तो पानी निकल गया, मान लो H2O निकल गया। उल्टा करते, मान लो मैंने पानी निकाल दिया, तो क्या बच गया, ऑक्सीजन। तो जब एसिड एसिड के बीच में बॉन्ड बसता है ना, बनता है, तो उसको कहते हैं एनहाइड्राइड। एन का मतलब आउट, हाइड्राइड मतलब पानी, एनहाइड्राइड। और क्योंकि फॉस्फेट है तो पूरा नाम क्या आएगा, फॉस्फो एनहाइड्राइड। अब इस कंपाउंड को क्या पढ़ोगे सर, इसको पढ़ लेंगे डीऑक्सी गुआनोसिन। अच्छा, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, GMP, और आगे छोटा डी लगाने का मतलब डीऑक्सी। इसको क्या लिखेंगे, डीऑक्सी गुआनोसिन। बता, डाइफॉस्फेट, डाई, यस, डाइफॉस्फेट बना दिया। तो कितने फॉस्फेट जुड़ गए, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 जोड़ दिया हमने। यस यस, 2 जोड़ दिए बेटा, एक यहां जोड़ दिया और एक यहां जोड़ दिया। तो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बनाया हमने। हमने कौन सा बॉन्ड बनाया, फॉस्फो एनहाइड्राइड। कौन सा बॉन्ड बनाया यहां पर, हमने बनाया फॉस्फो एनहाइड्राइड। यस, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक और जोड़ दिया, तो ये एक और बना दिया फॉस्फो एनहाइड्राइड। 3 जुड़ सकते हैं मैक्सिमम। देख, ये वाला फॉस्फोईस्टर है, ये वाला और ये वाला, एसिड एसिड केस को भी फॉस्फो एनहाइड्राइड कहते हैं। इन दोनों बॉन्ड में ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। यस, तो अगर मैं चाहूं तो इसको फिर क्या, इसको क्या लिखूंगा, छोटा डी लिख के GDP। डी का यहां पे क्या मतलब है, डाइफॉस्फेट। ऐसे ही अगर मैंने 3 फॉस्फेट जोड़ दिए तो मैं क्या छोटा डी लिखूंगा, GTP। टी का यहां पर क्या मतलब है, ट्राई। जी का मतलब गुआनोसिन, डी का मतलब डीऑक्सी। अब आप देखो,
अगर आपसे कोई कहे सर एक और बना के दिखा दो, देख मैं तेरे को दिखाता हूं कैसे बनाते हैं, देख मैं तेरे को दिखाता हूं। मान ले मेरे को कोई कहे कि सर मुझे बना दो आप टीटीपी बना दो। अब जैसे मैंने टीटीपी लिखा तो टी का क्या मतलब होगा, थाइमीडीन। इसका मतलब थाइमीडीन है, थाइमीन जुड़ा हुआ है। टी का मतलब ट्राई, पी का मतलब फॉस्फेट। तो जब अपने बात करेंगे थाइमीडीन ट्राइफॉस्फेट, समझो ध्यान से, अगर अपने बात करेंगे थाइमीडीन ट्राइफॉस्फेट तो कैसे बनेगा इसको समझो, कैसे बनेगा इसको समझो। थाइमीडीन ट्राइफॉस्फेट का मतलब यह होता है कि मेरे पास शुगर मैंने बनानी है। अब मुझे ये पूछना है कि टी क्या राइबोज में जुड़ सकता है, नहीं सर डीऑक्सी में। तो यहां एच हो गया, यहां एच हो गया, यहां ओ एच हो गया, यहां एच आ गया, यहां पर ये 1 डैश है। तो इस पर ये जो जुड़ा हुआ है ये सिंगल रिंग जुड़ी है जिसे टी कह रहे हैं। यस, यहां पर ये CH2 है, ये कौन सी है, 5 डैश है। अब मुझे 3 फॉस्फेट जोड़ने हैं, मेरी बात समझ बेटा, मुझे कितने फॉस्फेट जोड़ने हैं, 3। तो एक फॉस्फेट मैंने ये जोड़ दिया, देख, यस, एक फॉस्फेट ऐसे जोड़ दिया, एक और जोड़ दिया, फिर एक और जोड़ दिया। अब तू मुझे सोच के बता कितने फॉस्फेट जुड़ गए। सर 3 जुड़ गए। कैसे, ये एक जुड़ा है, ये 2 जुड़ा है, ये 3 जुड़ा है, इसलिए यहां पर क्या लिख रहे हैं, ट्राई। ये वाला बॉन्ड कौन सा है, फॉस्फो ईस्टर। ये वाले दोनों बॉन्ड में एनर्जी है ना, दोनों बॉन्ड में एनर्जी। इसको चाहो तो आप ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हो। यहां पर आपने टी लिख दिया, यहां CH2 लिख दिया, उसके साथ एक फॉस्फेट एनर्जी वाला दूसरा और तीसरा, मतलब ये वाली जो है ना, ये इसको दिखा रहा है, इसको और इसको, ये और ये रहा, क्योंकि इनमें एनर्जी होती है, क्योंकि ये बॉन्ड अलग है। दोनों बॉन्ड का क्या नाम है, फॉस्फो एनहाइड्राइड। बना लोगे, कोई भी स्ट्रक्चर आएगा। इसका क्या नाम है, फॉस्फो ईस्टर। इसका क्या नाम है, एन ग्लाइकोसिडिक। और क्योंकि मैं इसमें राइबोज नहीं ले सकता क्योंकि ये टी है बेटा, ये टी है, इसमें आप राइबोज ले ही नहीं सकते। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हमने ये कहा था कि डीएनए आरएनए में पूरी धागा है, और ये धागा किसका बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड का। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे बहुत सारे जोड़ने पड़ेंगे। जैसे मान ले मेरे पास ये एक न्यूक्लियोटाइड बना दिया, इस न्यूक्लियोटाइड में शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और फॉस्फेट है। अगर मैं ऐसे काफी सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ूंगा तभी तो जाके ये चेन बनेगी। तो सबसे पहले मैं जरा 2 न्यूक्लियोटाइड जोड़ू, फिर मैं और जोड़ूंगा, ऐसे पूरी चेन बनाऊंगा जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। यस और नो, यस सर। उसे अपने क्या नाम देते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। ठीक है, यस यस। तो हम यहां पर उसी की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने डाइन्यूक्लियोटाइड बना के दिखाएंगे। डाइन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा जरा देखो, ध्यान से देखो बेटा, कैसे बनेगा, मेरी बात समझ, देख ध्यान से। मान ले मैंने क्या किया है, इधर देखियो, मैं इधर से ड्रॉ करता हूं, तुझे ये दिख रहा है शुगर है, यहां पर मान ले G ले लेते हैं, यहां पर CH2 है, एक फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। ठीक है, यहां H लिख देते हैं, OH लिख देते हैं, और यहां H लिख देते हैं। बेटा नाम बता पाएगा इसका, सर यस, इसका नाम है GTP। G क्यों, इसकी वजह से, गुआनोसिन ट्राई, 1 2 3 फॉस्फेट, और OH का मतलब राइबोज शुगर है। ठीक है, इसको मैं लिंक कर रहा हूं इससे, इस कंपाउंड से। ठीक है, यहां भी OH है ना, यस। ये जरा नंबर डाल दो इस पे, शुगर पे। ये क्या है, 1 डैश है, ये क्या है, 2 डैश है, ये क्या है, 3 डैश है, ये क्या है, 4 डैश, ये क्या है, 5 डैश। अब मैं जरा नंबर डालता हूं यहां पर, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, मतलब डबल रिंग का है ना ये, तो ए लिख दिया। ठीक है, मैंने लिख दिया, अभी तो 2 ही हुए, एक और लिख देते हैं। देखो 3 फॉस्फेट लिख दिए। अब मुझे इस कंपाउंड का नाम बताओ सोच के। सर यहां पर क्या कर देते हैं, यहां पर H H OH OH, इसका नाम आएगा ATP। ATP की फुल फॉर्म क्या आएगी, सर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आ गया।
ये इसका नाम आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के दिखाना है। कैसे जुड़ेगा? इसको ले जाके कहीं जोड़ दूं, इसको कहीं जोड़ दूं, नहीं। जुड़ता क्या है, ये जो शुगर है ना, शुगर का ये OH ग्रुप कौन से वाला, 3' का, इस वाली, मतलब इसका मतलब शुगर से लिंक हो रही है, लेकिन डायरेक्ट लिंक नहीं हो रही। ये जाकर ऐसा नहीं कि इससे जुड़ गई, नहीं, क्योंकि शुगर तो यहीं तक है। ये OH ग्रुप जाकर इससे जुड़ता है, ऐसे। मेरी बात समझना ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ कि इसका 3' यहां से जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, सुनो। मान लो मेरे पास ये, यहां पर मैं इसको तोड़ दूं बॉन्ड को, तो जैसे ही बॉन्ड को तोड़ूंगा तो यहां OH और यहां OH आएगा कि नहीं, बता भाई। यहां OH और यहां OH आ गया, यस और नो, सोच। यस सर, आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि जब बॉन्ड बनाया था तो पानी क्या हुआ था, रिलीज हुआ था। अभी अपन ने क्या किया, पानी ऐड कर दिया। मान लो मैं इस बॉन्ड पे पानी ऐड कर दूं, पानी ऐड करूं, तो इधर OH इधर OH आ जाएगा। ये देख कैसे, ये देख आ गया। अब ये वाला जो OH है ना, ये वाला, ये एसिड है, ये जाकर इस अल्कोहल से जुड़ जाएगा। सर ये तो फिर से फॉस्फोईस्टर दिख रहा है। यस, ये क्या है सर, ये एसिड है। तो ये दो फ्री हो जाएंगे, ये क्या हो गए, फ्री हो गए जाके, और ये जाकर इससे जुड़ गया। तो आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा ना डाई न्यूक्लियोटाइड का, कुछ ऐसा ही दिखेगा। स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा कि ये शुगर है, इस पर यहां नाइट्रोजिनस बेस है, और यहां पर CH2 के साथ 3 फॉस्फेट ऐसे जुड़े हुए हैं। अब यहां पर आपको पता है ये H है, यहां H है, ये 1' था, ये 2' था, ये 3' था। ये जो 3' की कार्बन थी, इसका जो OH ग्रुप था ये वाला, इसने रिएक्ट किया है, तो यहां O रह गया। भाई देखो, ये OH इस OH से रिएक्ट करेगा तो पानी निकल जाएगा, तो यहां O रह गया। ठीक है, यहां O रह गया, O के साथ जुड़ गया फॉस्फेट, ऐसे। मतलब ये वाला फॉस्फेट का ये डबल बॉन्ड O ये रहा, इसका OH ये रहा, और उसके साथ जुड़ा है ऑक्सीजन से CH2, ये CH2 ये है यहां। ठीक है, और ये आकर जुड़ रहा है इससे। यस, और यहां पर ये नाइट्रोजिनस बेस है जिसको अपने A लिख रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखो, यहां H है, यहां H है, यहां OH है, यहां OH है। देखो जरा, 1', 2', 3', 4', ये क्या है सर, ये 5' है। ये क्या है सर, 3' है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड कौन सा बना था, ये वाला, ये क्या है, इस OH और इस OH के बीच का बॉन्ड है ये। इसको बोला अपने ने फॉस्फो ईस्टर। यस, ये वाला बॉन्ड पहले से था, वो ये है, ये वाला बॉन्ड ये रहा, तो ये तो पहले से फॉस्फो ईस्टर है। कितने फॉस्फो ईस्टर हो गए, ये नया बना है, ये पुराना है, तो दोनों को मिला के आप क्या नाम दोगे, फॉस्फो डाई ईस्टर। डाई समझ में आया क्यों, खुद से देख, इधर दोबारा देख। पानी डालने से यहां OH OH आ गया, ये OH एसिड है, ये अल्कोहल है, इस OH ने इससे रिएक्ट कर लिया, तो क्या बन गया बेटा, क्या बन गया, देख सकता है। OH ने इससे रिएक्ट कर लिया, तो क्या बन गया मेरे पास सर, ये जुड़ गया, मतलब अल्कोहल के साथ एसिड जुड़ गया। अब ये फ्री हो गया, दिस गेट फ्री, ये हटे, हटा दो, तो यहां से यहां जुड़ा तो क्या बन गया, ये ईस्टर बन गया, फॉस्फो ईस्टर। इस फॉस्फेट की वजह से इसका ये एसिड है और ये अल्कोहल है, फॉस्फोएस्टर। ये पहले से था, पहले से मतलब ये वाला पहले से था, और ये फॉस्फेट का डबल बॉन्ड ओ ये रहा, ये वाली चीज यहां है, ये OH यहां है। तो इस पूरे बॉन्ड का इसको और इसको मिलाकर हम कहते हैं फॉस्फोएस्टर, फॉस्फोएस्टर, फॉस्फोडाइस्टर। और देखो उसमें इधर 3 है, ये रहा, और इधर क्या है 5, तो 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो हमें एक ऐसा आइडिया लग गया कि यार अगर मैं दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ूंगा ना, तो ऐसे शुगर बनेगी, शुगर के साथ यहां नाइट्रोजिनस बेस होगा, इस शुगर के CH2 के साथ 3 फॉस्फेट जुड़ सकते हैं, 2 हट जाते हैं, वैसे तो 2 हट जाते हैं, एक ही रह जाता आखिरी वाली पे। चलो ठीक है, ठीक है, हमने ही जोड़ दिया। इस वाली में यहां पर ऐसे ऑक्सीजन आएगा, फिर फॉस्फेट आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, ऐसे करके। यस, फिर यहां CH2 आएगा, और वो दोबारा किससे जुड़ा हुआ है, शुगर से जुड़ा हुआ है, और यहां पर क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है, इसे डाइन्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। पर आप एक चीज देख सकते हो, इस शुगर का भी यहां पर OH है 3' एंड पर। आप चाहो तो एक और न्यूक्लियोटाइड
एक और न्यूक्लियोटाइड जिसपे शुगर नाइट्रोजिनस बेस हो और यहां पर कितने फॉस्फेट हो, 3, ये लाकर यहां जोड़ सकते हो ऐसे, 2 फ्री हो जाएंगे, एक के साथ जुड़ जाएगा। तो ये अभी हमने क्या बनाया, इसको हमने क्या नाम दिया, डाई न्यूक्लियोटाइड। इसको हमने क्या नाम दिया, डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 2। डाई न्यूक्लियोटाइड में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 2। कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है भाई, 1 और 2। कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर हैं कितने, 1। भाई ये एक ही, ये एक फॉस्फोइस्टर है, ये फॉस्फोइस्टर, इसका नाम क्या रखा, फॉस्फोडाइस्टर। और यहां पर क्या एंड है, 3, ये क्या है, 5। तो 3' से 5' फॉस्फोडाइस्टर, ये ईस्टर, ये ईस्टर, फॉस्फोडाइस्टर बोल दिया। आ रही है समझ, पता बेटा। अब चाहो तो और जोड़ते चले जाओ, चाहो तो क्या हो, और जोड़ते हुए चले जाओ। ठीक है, चलिए आगे चलते, आ जाइए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात कर रहे हैं। ये देखो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात करें, इधर देख बेटा, ये शुगर बन गया, ध्यान से देखियो, तुझे सारे बॉन्ड याद होने चाहिए। इधर देख, ये शुगर है, यस सर। यहां पर तेरे पास ये नाइट्रोजिनस बेस है, मैंने यहां पर क्या जोड़ दिया, एक मतलब 3 थे, 3 में से 1 हटा दे, 2 हटा देते हैं, 1 ही रह जाता फॉस्फेट। तो इसका मतलब जो आखिरी शुगर है ना, उस पे ये फॉस्फेट उसके किस एंड पर है, 5' पर। मैंने क्या किया, इस शुगर के इस 3' एंड पर यहां पर एक फॉस्फेट और जुड़ी हुई है, और वो जाकर जुड़ रही है 5' एंड पर, किसके, शुगर के। ये दिख रहा है कि नहीं तुझे, बता, ये दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है, देख, ये शुगर है, इस पर यहां पर नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। ये वाला बॉन्ड कौन सा है बताना, एन ग्लाइकोसिडिक, ठीक है। ये शुगर के 5' एंड पर एक फॉस्फेट है, इसके 3' पर ये 5' है, और ये मेरे पास क्या आ गया, फॉस्फेट हो गया, ठीक है। ये हो गया फॉस्फेट हो गया, ठीक है, क्लियर है, यस। अब आ जाओ जरा यहां पर मेरे पास ये 3' है, ठीक है, यहां पर ये फॉस्फेट, और ये मेरे पास 5', यस, ठीक, ठीक है। आप देखो, तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, ये शुगर आ गई। इधर देखना, फिर से देखना, देखो, इस शुगर के इस 3' एंड पर ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, यस। हमने बनाया था ना ये फॉस्फोईस्टर, और ये फॉस्फोईस्टर पहले से था, ये किस पे था, 5'। तो ये वाले बॉन्ड को क्या बोलोगे, फॉस्फोडाइस्टर। ऐसे ही फिर इस वाली शुगर के 3' एंड पर ये फॉस्फोईस्टर हमने नया बनाया, ये पुराना था, तो ये भी क्या कहलाएगा, फॉस्फोडाइस्टर। फिर शुगर का ये 3' एंड OH खाली हो जाएगा। आप ऐसे चाहो तो पूरी चेन बना सकते हो, पूरी की पूरी चेन बन जाएगी। मुझे बताओ, देखो, ये मेरे पास क्या हो गया सर, ये शुगर हो गया, ये क्या हो गया, शुगर हो गया, यस और नो, यस सर। अब शुगर पे इधर की तरफ नाइट्रोजिनस बेस, जितने शुगर उतने नाइट्रोजिनस बेस होंगे भाई, जितने शुगर उतने नाइट्रोजिनस बेस होंगे, यस। आखिरी वाली शुगर जो ये वाली है, इसके 5' पर 3 फॉस्फेट थे, एक ही रहता है लास्ट में। इनके बीच में ये फॉस्फेट, एक एक फॉस्फेट होता है, यस, एक एक फॉस्फेट होता है ऐसे। तो इस वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं बताओ, ये वाला तो एन ग्लाइकोसिडिक हो गया। अच्छा, ये वाला बॉन्ड क्या कहलाता है, फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर। ये वाला क्या कहलाता है, फॉस्फोडाइस्टर। ये वाला क्या कहलाता है, फॉस्फोडाइस्टर, ठीक है। ये वाला क्या कहलाता है, फॉस्फोडाइस्टर, ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है, यहां तक समझ में आ रही है, बोलिए। तो ये फॉस्फोडाइस्टर है, ये फॉस्फोडाइस्टर, ये फॉस्फोडाइस्टर, ये फॉस्फोडाइस्टर है, क्लियर। तो यहां 5' पे फॉस्फेट है, यहां 3' पर क्या है, OH है, 3' पर क्या है, OH है, यस। तो हमारे पास ये फॉस्फोडाइस्टर है, ये फॉस्फोडाइस्टर है, ये फॉस्फोडाइस्टर है, ये फॉस्फोडाइस्टर है, ये 5' पर फॉस्फेट है, ये 3' पर क्या है, OH है। आप देख लो ध्यान से, यस। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, फॉस्फोडाइस्टर, यहां हमने क्या लिख दिया, फॉस्फोडाइस्टर, यहां हमने क्या लिख दिया, फॉस्फोडाइस्टर, यहां हमने क्या लिख दिया, फॉस्फोडाइस्टर, क्लियर है। तो इधर की तरफ क्या है, नाइट्रोजनस बेस, इधर नाइट्रोजनस बेस, इधर नाइट्रोजनस बेस, इधर नाइट्रोजनस बेस, और इधर हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, क्लियर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये चेन को क्या बोलोगे, ये 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन,
किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पे जो हम ऐसे बनाते हैं, उसके एक एंड पर 5' पर फॉस्फेट होता है और 3' शुगर की OH होता है। उस पर इस तरीके से नाइट्रोजिनस बेस, ये जो चेन है ये किसकी बनी है? शुगर फॉस्फेट की। शुगर फॉस्फेट। मान लो यहां नाइट्रोजिनस बेस मैं बना दूं, तो कितने नाइट्रोजिनस बेस होंगे? जितनी शुगर होगी। यस और नो? अब ये मैंने कितने बनाए बता? ये मैंने कितने बनाए सर? आपने बनाया 1 2 3 4 5 6 7, 7 नाइट्रोजिनस बेस, 7 शुगर पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एक कम होगा। क्यों? क्योंकि 3 में कितने फॉस्फोडाइस्टर हैं? 1 और 1 2। यस। तो इस तरीके से हमें समझना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और हम क्या करेंगे बेटा, ऐसी 2 चेन डीएनए में होती है। डीएनए में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ये एक चेन बना दी। अच्छा, इस डीएनए की चेन में शुगर कौन सी होगी मुझे बताओ? ये चेन क्या है? यहां 5' है और इस पर फॉस्फेट है, और इधर की तरफ क्या है? ये नाइट्रोजिनस बेस है। ये एक स्ट्रैंड है। यहां पर 3' पर क्या है? OH है। किसका OH है? शुगर का। यस। ये क्या है? ये नाइट्रोजिनस बेस है। ये क्या है? नाइट्रोजिनस बेस है। क्लियर है? ठीक है। यस। यस। अब जरा ये देखो, मैंने क्या किया, ये एक और इस तरीके से चेन बनाई। ये भी 5' है और इसमें ये ऐसे, इसमें भी नाइट्रोजिनस बेस है। ये 2 3 4 5 6 7, और ये 3' पर क्या लिखा है? OH लिखा है। ठीक है, क्लियर है? यस। तो ये मेरे पास एक स्ट्रैंड है और ये मेरे पास दूसरा स्ट्रैंड है। यस, ठीक है। ये मेरे पास एक स्ट्रैंड है और ये मेरे पास क्या है? दूसरा स्ट्रैंड है। ठीक है। यस। यस। अब आप देखो ध्यान से, ये मेरे पास 5' है, ये 3' है, ये 5' है, ये 3' है। क्लियर है? ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मेरी बात समझ ध्यान से, समझिए उस बात की। ये 2 स्ट्रैंड है। अच्छा, इसमें शुगर कौन सी होगी सर? शुगर होगी डीऑक्सीराइबोस। इधर देख बेटा, शुगर होगी डीऑक्सीराइबोस। ये मेरे पास एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। समझिए इस बात को, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। क्लियर है? ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। तो आप यहां पर देखिए, ये देख बेटा, ये ऐसे बनेगा। सर ये कैसे आ गया? देख, ये एक स्ट्रैंड है, या 5 से 3 है, इस साइड नाइट्रोजिनस बेस है। ये दूसरा स्ट्रैंड है, 5 से 3 इधर नाइट्रोजिनस बेस है। इसको मैं उल्टा घुमा दूंगा ऐसे। मतलब मैंने क्या किया है, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख ध्यान से। मान ले मेरे पास ये ले लेते हैं, एक बुक ले लेते हैं। ये बुक है मेरे पास, इधर 5 है, इधर 3 है। ऐसी एक और है, 5 है, 3 है। अगर मैं इसको ऊपर ऐसे घुमा दूं, देखो इसमें नाइट्रोजिनस बेस इधर है, इस वाली में भी नाइट्रोजिनस बेस इधर। इसको मैं ऐसे घुमा दूं तो ऊपर 3 5 हो जाएगा, नाइट्रोजिनस बेस इस साइड आ जाएंगे, तो आमने सामने आ गया। तो ऐसे ही करते हैं बेटा। इसमें क्या करते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे के अपोजिट कर देते हैं, एंटी पैरेलल। ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। तो इसमें इधर की तरफ है नाइट्रोजिनस बेस, दूसरे वाले को उल्टा घुमा दिया। इधर क्या कर दिया सर? इधर 3 कर दिया, इधर 5 कर दिया, तो इधर आ गया ऐसे नाइट्रोजिनस बेस आ गया। तो ये जो मेरे पास कितने स्ट्रैंड बन गए सर? 2 स्ट्रैंड बन गए। कितने स्ट्रैंड बन गए? 2। सही है, 2 स्ट्रैंड बन गए। यस और नो? यस और नो? यस। यस। तो अब मैं इसको इस तरीके से, आप ऐसे देख रहे हैं, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है। यस, इस तरीके से देख रहे हैं। समझो। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको ये समझना पड़ेगा, ये 2 स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं।
कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब एक 5 से 3 है, दूसरा 3 से 5 है, और ये 3 डैश पर OH होगा तो 5 पर क्या है? फॉस्फेट। 5 पर फॉस्फेट है तो 3 डैश पर OH है, और ये नाइट्रोजिनस बेस एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, और ये एक दूसरे के सामने क्या होंगे? H बॉन्ड बनाएंगे। तो आपको ऐसा दिखेगा, मैं इसको हटा देता हूं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। आपको ऐसा दिखेगा कि ये दो स्ट्रैंड एक दूसरे के सामने आ गए। ये डीएनए है जिसमें एक 5 से 3 है और दूसरा 3 से 5 है। यहां पर मान लो A है तो A के सामने हमेशा G आएगा, नहीं T आएगा, सॉरी T आएगा, और G के सामने हमेशा C आएगा। A और T हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे 2, G और C बनाएंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। मान लो G C है तो C के सामने हमेशा G आएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। A के सामने हमेशा T आएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई ये चेन इसके साथ जुड़ी कैसे है। भाई दो चेन आपस में कैसे जुड़ी हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि टू चेन कैसे लिंक है, टू चेन लिंक बाई कैसे लिंक है? H बॉन्ड। कैसे लिंक है बता बेटा? H बॉन्ड। और ये H बॉन्ड किसके बीच में? इस चेन का इस चेन के साथ है। A के साथ T के 2 H बॉन्ड है। कुछ बच्चे इसे डबल बॉन्ड लिखते हैं, इवन टीचर भी लिख देते हैं। 2 H बॉन्ड है, उसे H बॉन्ड लिखते हैं बेटा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लिखते हैं, डबल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में लिखते हैं। G और C के बीच में कितना है? G और C के बीच में कितना है? 3 H बॉन्ड है। यस यस। तो A और T के बीच में 2 H बॉन्ड हैं, G और C के बीच में 3 H बॉन्ड है। तो आपके सामने डीएनए के 2 धागे ऐसे आ गए। अब सवाल ये उठता है, क्या डीएनए का दोनों धागा ऐसा होता है? नहीं सर, वो जो धागे होते हैं ना डीएनए के, वो इस तरीके के नहीं होते। वो डीएनए के धागे हेलिक्स बनाते हैं। हेलिक्स का क्या मतलब है? देख, मान ले मैं एक धागा ले लेता हूं, मेरी तरफ देखे हुए ध्यान से, मैं ये धागा ले लेता हूं। एक तो ये सीधा धागा हो गया, अगर मैं इसको ऐसे इसके चारों तरफ लपेट दूं ऐसे, तो एक तरीके से ये मार्कर हो गया एक एक्सिस। इस एक्सिस की तरफ ये लपेट दिया। अब ये जो पैरेलल धागे हैं ना, पैरेलल, ये 2 पैरेलल धागे हैं। कौन से? ये वाले। ये जो पैरेलल धागे हैं, ये पैरेलल है ना एक दूसरे के, 2 चेन। ये क्या होती है? ये पैरेलल धागे इसके चारों तरफ ऐसे घूमते हैं। ये पैरेलल धागे घूमते हैं ऐसे। ठीक है, क्लियर है? अब बताओ, इस तरीके से ये पैरेलल धागे इस तरीके से घूमते हैं। ठीक है, ऐसे घूमते हैं। तो यहां पर ऐसे, ऐसे, आप समझो। आपने क्या किया? वो पैरेलल धागे, ये एक एक्सिस है, उन पैरेलल धागे को ऐसे घुमाया। अब देखो, अगर मैं किसी के चारों तरफ ऐसे घुमा रहा हूं तो हो सकता है मैं राइट हैंड घुमा रहा हूं, और अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो लेफ्ट हैंड। अगर मान लो मैं 2 पैरेलल धागे लूं, उनको ऐसे घुमा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा कि जो 2 पैरेलल धागे हैं, 2 पैरेलल स्ट्रैंड हैं, वो क्या होंगे? वो होंगे राइट हैंडेड कॉइल। कैसे घूम रहे? राइट हैंडेड कॉइल घूम रहे, राइट हैंडेड कॉइल, राइट साइड में घूम रहे। ठीक है, यस। अब सुनना ध्यान से, मुझे बताओ, ये और ये पैरेलल है, इसके बीच का फिक्स डिस्टेंस है, वो होता है 2 नैनोमीटर, या उसको कहते हैं 20 एंगस्ट्रॉन। यस। अब जरा समझना, ये ए है, ए के सामने हमेशा टी आएगा, और कितने बॉन्ड आएंगे? 2 एच बॉन्ड। जी के सामने सी आएगा, कितने एच बॉन्ड आएंगे? 3। तो ये जो है ना, जी के सामने सी के सामने जी, ए के सामने टी, इन्हें कहते हैं बेस पेयर। ये जो मेरे पास है ना, ये इसको कहते हैं बेस। देखो, ये बेस है, ये बेस है। अब ये बेस का जोड़ा, तो इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? बेस पेयर। क्या बोलेंगे? बेस पेयर। अब ये डिस्टेंस, ये बेस पेयर है, बता बेटा, ये एक बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर है। इनके बीच का डिस्टेंस भी फिक्स होता है। इनके बीच का डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर। मान ले मुझे यहां से यहां की दूरी निकालनी है, तो मैं बेस पेयर काउंट कर लूंगा, 1 2 3 4 5। उस 5 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो लंबाई निकल जाएगी। अगर मुझे डीएनए की लेंथ निकालनी है, तो लेंथ ऑफ डीएनए में कैसे निकालूंगा? मैं क्या करूंगा? कितने बेस पेयर है? 1
और 2 के बीच में ये 0.34, फिर ऐसे, तो मैं क्या लिखूंगा 0.34 नैनोमीटर इनटू बेस पेयर। बेस पेयर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, बीपी लिखते हैं। तो जब आप डीएनए देखोगे तो डीएनए के दो पैरेलल धागे ऐसे घूमते हैं। वो जो पैरेलल धागे होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉन। उसके बाद जब मैं डीएनए को ऐसे घुमाता हूं तो वो कैसे घूमता है, राइट हैंडेड कॉइल घूमता है। डीएनए कैसे घूमता है, राइट हैंडेड कॉइल घूमता है, यस और नो, राइट हैंडेड कॉइल घूमता है, यस और नो, यस यस और नो, बताओ बताओ बेटा, ठीक है ठीक है। हो गया, ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डीएनए जो होता है ऐसे सीधा धागा होता है जो ऐसे घूमता है। आपको ये जो क्रॉस दिख रहा है ना, ये क्रॉस है नहीं एक्चुअल में। ये क्रॉस क्या है, जैसे ये पैरेलल धागा है, पैरेलल धागा जब एक के पीछे एक आएगा तो ऐसे क्रॉस दिखता है, यस। जैसे मान लो ये हाथ है, इसके पीछे मेरा ये वाला हाथ है, क्या ये पैरेलल है, हाँ अभी भी पैरेलल है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है ना क्रॉस हो रहा है। तो ये पैरेलल धागा एक एक्सिस पर ऐसे घूमता है। तो मान लो मैंने ये धागा घुमाना स्टार्ट किया, अभी मान लो ये दो धागे होते, ऐसे घुमाकर देखो, मैंने कहां से स्टार्ट किया, यहां से, मैंने इसको ऐसे घुमाकर वापसी यहां लाया, यहां से लेकर यहां तक एक सर्कल हो गया, यहां से लेकर यहां तक एक सर्कल हो गया, यस और नो बता। उसे हम कहते हैं पिच, उसे हम क्या कहते हैं, पिच। तो पिच जो हो गई, पिच इज इक्वल टू होती है एक टर्न की, ठीक है, 3.4 नैनोमीटर इज इक्वल टू, ध्यान सुनेंगे बेटा, पिच जो होती है हमारे पास एक सर्कल की, पिच क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहां से घुमाकर डीएनए को, देखो यहां से घुमाकर वापसी यहां लाया, तो एक पूरा सर्कल हो गया, इसकी जो लंबाई है उसको पिच कह रहे हैं। तो वो पिच जो है या एक तरीके से सरकमफ्रेंस, वो 3.4 नैनोमीटर होता है। और एक टर्न मतलब एक सर्कल में 10 बेस पेयर होते हैं। तो आप वैसे भी निकाल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना आ जाएगा, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने हैं कि डीएनए जो होता है उसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, एक 5 से 3, दूसरा 3 से 5, एंटी पैरेलल। डीएनए की जो मेन चेन होती है वो शुगर फॉस्फेट की बनी होती है, नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ होते हैं और वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ए टी के साथ 2 बॉन्ड, जी सी के साथ 3 बॉन्ड। और हम ये समझते हैं कि डीएनए स्ट्रेट चेन नहीं होता, ऐसे घूमता है। तो जो पिच बनती है, सर्कल बनता है, वो कितना बनता है बेटा, वो बनता है, पिच बनती है हमारे पास कितनी, 3.4 नैनोमीटर की मेरे पास पिच बनती है। और एक टर्न हमारे पास क्या है, 10 बेस पेयर का है, ठीक है, 10 बेस पेयर का मेरे पास एक टर्न है, क्लियर है, ठीक है, 10 बेस पेयर का हमारे पास एक टर्न होता है। और डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना आता है, 0.4 नैनोमीटर। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये देख, सबसे पहले अगर तुझे दे रखा है 200 बेस पेयर, इस बात का पहले मतलब निकालना सीख। 200 बेस पेयर का मतलब है 5 से 3 और 3 से 5, ठीक है। 200 बेस पेयर का मतलब है, ठीक है, 200 बेस पेयर का मतलब है ये एक बेस पेयर है, मतलब ये वाला बेस और ये मिला के एक बेस पेयर है, ऐसा मतलब दो हो गए। तो 200 बेस पेयर का मतलब 200 बेस इसमें होंगे और 200 इसमें होंगे, तभी बेस पेयर बनेगा। तो 200 और 200 टोटल कितने बेसिस हो गए, 400 न्यूक्लियोटाइड लिख देते हैं, उतने ही न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने ही बेस होंगे, यस। तो 200 बेस पेयर का मतलब हो गया 400 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। उसमें ए दे रखा है कितना, 40। तो मुझे बताओ अगर ए 40 है तो टीबी कितना होगा, सर 40 होगा। टोटल कितने हैं, टोटल 400 हैं, इस 400 में ये चार ही तो हैं भाई, ए टी जी सी, ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी, ये मिला के 400 है। ए तुझे 40 दे रखा है तो टी भी 40 होगा। अब इसको, इस 80 को उधर माइनस कर दे तो जी प्लस सी कितना होगा, 400 माइनस 80 कितना आ गया, 320 आ गया। तो जी प्लस सी कितना आ गया, 320। जितना जी होता है उतना सी होता है, तो चाहो तो इसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दो, तो जी बराबर में क्या आ जाएगा, 320/2 कितना आ गया, 160। तो 160 जी होगा और 160 क्या होगा, सी होगा। ऐसे करना है। किसी भी डीएनए में जो 200 बेस पेयर है या 300 बेस पेयर है, उसका मतलब है 200। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूं, 200 बेस पेयर का मतलब 200 इसमें 200 इसमें, इसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे, 199।
क्योंकि जितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं भाई, मुझे एक बता, 200 बेस बराबर में 200 न्यूक्लियोटाइड हो गए। यस, तो 200 न्यूक्लियोटाइड की चेन में फॉस्फोडेस्टर कितने आ जाएंगे सर? 199। क्वेश्चन में नहीं पूछा, ऐसे समझा रहा हूं, ठीक है। तो 200 बेस इसमें, 200 बेस इसमें, ठीक है। इन अ डबल स्ट्रैंड डीएनए, इन डबल स्ट्रैंड डीएनए इफ जी इज इक्वल टू, जी बराबर में 30 है और ए बराबर में क्या है 50, जी बराबर में 30 है, ए बराबर में 50, देन कैलकुलेट बेस पेयर, ठीक है। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए जी बराबर में 30 है, ए बराबर में 50 है, ठीक है। डबल स्ट्रैंड डीएनए, ये रहा डबल स्ट्रैंड डीएनए, ये जी, और हम बात कर रहे हैं किसकी? सी की। ए की बात कर रहे हैं टी की। तो जी 30 है, तो और ए दे रखा है, मुझे बता, जी 30 है तो सी कितना हो गया? 30। ए 50 है तो टी कितना हो गया? 50। यस। अब मुझे बता, ये एक बेस पेयर हो गया, ये दूसरा बेस पेयर हो गया, तो टोटल कितने बेस पेयर हो गए? 80 बेस पेयर हो गए। मुझे, ये एक बेस है, ये दूसरा बेस है, तो 30 बेस पेयर, 50 बेस पेयर, तो कितने आ गए? 80 बेस पेयर आ गए। और अगर मुझे एच बॉन्ड निकालना तो कैसे निकालूंगा? ए और टी के बीच में कितने होते हैं? 2 एच बॉन्ड होते हैं, तो कैसे निकालेगा बता? ए और टी के बीच में तो 50 इंटू 2, यस, और जी और सी के बीच में 30 इंटू 3, 100, और यहां 60, कितना आ गया? 160 आ गया, ठीक है। लेंथ, लेंथ कितना हो गया? लेंथ कितना हो गया? यहां 50 और 30, लेंथ कितना हो गया बेटा? 80 बेस पेयर इंटू 0.34 नैनोमीटर, कितना हो गया बेटा? आप देख लो, 80 बेस पेयर इंटू 0.34 नैनोमीटर, 80 बेस पेयर से 0.34 नैनोमीटर को मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा आपका। कर लोगे आप खुद से? लेंथ निकालेंगे। लेंथ कैसे निकालते हैं? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर, इसको आप 80 से मल्टीप्लाई कर लो। यस, ठीक है। तो अब कुछ एनसीईआरटी की लाइनें हैं, देखो एनसीईआरटी की लाइनें क्या कहती है? न्यूक्लिक एसिड जो है उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बनता है ना, इसे कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं? सेकेंडरी। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड बाय डीएनए, जो वॉटसन क्रिक ने क्लास 12th में आप पढ़ोगे ये। और डीएनए कैसे मिलता है? हेलिक्स की फॉर्म में। हेलिक्स मतलब 2 चेन ऐसे घूमती है, ठीक है, जिसमें 2 चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंटी पैरेलल, बताया था एंटी पैरेलल, यस, एक 5 से थ्रू, दूसरा 3 से 5। और बैकबोन, बैकबोन मतलब चेन मेनली किसकी बनी है? फॉस्फेट और शुगर की। नाइट्रोजन बेस अंदर की तरफ है ना, क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब जैसे ये कह रहा है कि ये 2 चेन है, एक 5 से 3 है, दूसरी 3 से 5 है, ये नाइट्रोजिनस बेस है ऐसे, ठीक है। ए और जी, ठीक है, बेस पेयर टीएनसी, ए और जी के साथ, टी और सी के साथ बेस पेयर कर, ए टी के साथ, ये बता, ठीक है। ये आपके पास दे रखा, और ये चीज है बेटा, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहा है, ए टी के साथ जी, ईच स्ट्रैंड अपीयर लाइक अ हेलिकल, मतलब आपने वाली वो देखी है सीढ़ी जो ऐसे गोल गोल घूम के चढ़ती है, तो हर एक स्ट्रैंड ऐसे घूम रहा है, 2 है ना, तो पैरेलल स्ट्रैंड इस तरीके से, ऐसे मैंने पढ़ाया था ना, ऐसे ऐसे इस तरीके से, तो हेलिकल स्टेयरकेस, ठीक है, जिसमें क्या है? एट ईच स्टेप द स्ट्रैंड टर्न्स 36 डिग्री। देख, मान ले मैंने इस तरीके से बना दिया इसको, इस तरीके से डीएनए को बना दिया, तो इसमें ये जो बेस पेयर है, ये मान ले ए के सामने टी है और ये दूसरे वाला जी और सी है, इसके और इसमें जो एंगल है वो 36 डिग्री का है, इसीलिए 10 बेस पेयर के बाद 360 घूम जाता है। एनसीईआरटी कह रही है, मान लो ये एक बेस पे ए और टी, इसके अगले वाला जी और सी, इसके ऊपर ये 36 डिग्री है। मैं आपसे एक बात पूछूं, आप एक काम करो, 2 धागे ले लो, उनमें स्टिक बांध लो ऐसे, अगर मैं उनको घुमाऊं धागों को, तो स्टिक्स पैरेलल रहेंगी या एंगल आएगा? ये वाली स्टिक के बीच में ऐसे कुछ एंगल्स आएंगे, तभी वो धागे घूमेंगे। वो एंगल कितना है? 36 डिग्री, ये कह रहा है ये। और एक पूरे टर्न में, एक पूरे टर्न में, ठीक है, कितने स्टेप होंगे? 10, मतलब 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। और राइज पर बेस पेयर कितना है? 33.4 एंगस्ट्रॉन, मतलब राइज मतलब जैसे मान लो ये है, ये चेन है, इसमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है, मतलब राइज का क्या मतलब? जैसे ये चेन ऐसे घूम रही है, ये ऐसे घूम रही है, तो ये ए टी है और ये जी सी है, तो इससे ये राइज कितना है? 3.4, ये वाला, ठीक है। और ये जो डीएनए हम पढ़ते हैं इसे बी टाइप कहते हैं
ना व्हाट इज बी टाइप डीएनए, जो मेरे सेल में है, आपके सेल में, हर एक सेल में है, उसे हम क्या नाम देते हैं? बी टाइप डीएनए का नाम देते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? दो स्ट्रैंड के बीच में 2 नैनोमीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर, एक सर्कल कैसे घूमता है? राइट हैंडेड कॉइल, एक टर्न में कितने बेस पेयर है? 10 बेस पेयर, यस। दो बेस पेयर एक दूसरे पे एंगल कितना बनाते हैं? 36 डिग्री, यस। और ये कैसे घूमे होते हैं? हेलिकल स्टेयरकेस के थ्रू, ठीक है। अगर मुझे लेंथ निकालनी है डीएनए की, तो कैसे निकालोगे? बेस पेयर मल्टीप्लाई 0.34 नैनोमीटर। अगर बेस पेयर लिखा है 100 बेस पेयर, इसका मतलब दो चेन है, 100 इसमें है, 100 इसमें है। ए के बराबर टी होता है, जी के बराबर सी होता है, ठीक है। तो ये आपको करना है। एनसीईआरटी कहती है कि यार आपने जो डीएनए हम पढ़ा रहे हैं बी टाइप है, मतलब डीएनए की टाइप होती है ए बी सी डी जेड, ऐसे टाइप्स होती हैं अल्फाबेट्स के नाम से। वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन जो टाइप आपको पढ़ाई जाती है, जिसके फीचर्स मैंने भी बताए, वो बी टाइप है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो इसको कंप्लीट करिए और जो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे उसको चैट में बताइए, और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी। बाय।